बीच में फिरोजपुर से टिकटिंग स्टाफ के भी साथी आए हुए हैं, उनका भी इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन बहुत बहुत स्वागत करता है, धन्यवाद करता है। और अगले वक्ता के रूप में मैं भरत राज जो फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस के अतिरिक्त महासचिव है और IREF के सहायक सचिव भरत राज जी का एक खासियत है कि उन्होंने काफी समय से जो फ्रंट का जो जीवन देने का कोशिश किया है और पूरे अमरीक जी का हम कदम बनकर चलने का साथ निभाया है, तो ये बहुत ही तारीफ के काबिल। इनके लिए जोरदार तालियां। तमिल भारत जिंदाबाद, तमिल भारत जिंदाबाद। आइए इनके सुनते हैं इनके जो चले भाषण को। भरत राज जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा किए जा रहे पेंशन बहाली सम्मेलन और एनपीएस यूपीएस के विरोध में आज के प्रदर्शन में IREF के सभी पदाधिकारी और मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप में पहुंचे हमारे मेंबर पार्लियामेंट माननीय सुदामा प्रसाद जी और मेंबर रेलवे स्टैंडिंग कमेटी, उसके साथ ही AICCTU के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड राजीव डिमरी जी और मेरे सामने उपस्थित पूरी रेलवे से पहुंचे रेलवे NWR, WCR, ECR रेलवे के विभिन्न जोनों से पहुंचे हुए मेरे संघर्षशील एवं बहादुर साथियों, मेरी रेलवे कर्मचारी बहनें भी इस समागम में पहुंची हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है। 5 मिनट के लिए बोलने का मौका मिला है। साथियों, एनपीएस यूपीएस के ऊपर सभी साथियों ने विस्तारित रूप में बात की है। मैं भी थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा कि 2004 में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा हमारे ऊपर 1/1/2004 से बाद राज्य या केंद्र सरकारों के अधीन कर्मचारियों के ऊपर न्यू पेंशन स्कीम थोप दी गई। वो पेंशन स्कीम जिसके रिजल्ट 2015-16 में आने शुरू हुए, लेकिन उससे पहले आपके इसी मंच ने, जैसे सुशील जी ने बताया कि अगस्त 2017 में फ्रंट का गठन कर हमने इसके खिलाफ एक मुहिम शुरू की। उससे पहले RCF की धरती से हमने इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शुरू किया, लेकिन वो संघर्ष मात्र इतना था कि एनपीएस शेयर मार्केट आधारित स्कीम है, इसका पैसा सरकारी जुआ घर में इन्वेस्ट किया जाता है, जो हमें कितना मिलेगा, इसके अंदर कितनी पेंशन मिलेगी, ये हमें पता नहीं था। लेकिन जैसे तैसे इसके रिजल्ट आने शुरू हुए, रिजल्ट भी देखिए कितने भयंकर। 523 रुपए पेंशन, 753 रुपए पेंशन, 1044 रुपए पेंशन एनपीएस से रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को जब मिलने शुरू हुए तो लोगों की आंखें खुली, कर्मचारियों की आंखें खुली और उन्होंने दिल्ली की इसी धरती के ऊपर रामलीला मैदान में 3 बड़ी रैलियां, जंतर मंतर की इसी जगह पर 5 दिन का विशाल धरना 2019 के अंदर किया। और भारत सरकार को सड़क से लेकर संसद तक जब हमारे MP सुदामा प्रसाद जी जैसे लोग जो कर्मचारियों की बात करते हैं, जो श्रमिकों के हक अधिकारों की बात करते हैं, उन्होंने संसद में जब इन मांगों को उठाया, सड़क में लेकर संसद तक एक ही आवाज थी कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होनी चाहिए। तो उन्हें दिनों के अंदर जब संघर्ष अपने चरम पे था तो रेलवे की दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशन AIREF और NFIR, एक सीधे जो कांग्रेस से एफिलेटेड है, दूसरी जो अपने मंच बीजेपी के साथ साझे करती है, उनके जो इलेक्शनों में खड़े होते कैंडिडेट हैं, उनके लिए वोट मांगने का काम करते हैं। उन दोनों फेडरेशनों ने हमारे साथ दलाली करते हुए ठीक 20 साल बाद हम पे क्या लेके आए? यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कहते हैं कि शॉर्ट पेंशन आपको दे दी गई है, आपको 50% आपके बेसिक का पेंशन मिल जाएगी, लेकिन उसे शॉर्ट पेंशन के नाम पे हमसे छीना क्या गया? हमारी जिंदगी भर की कमाई, कोई 30 साल नौकरी करेगा, कोई 40 साल
नौकरी करेगा उसकी बेसिक का 10% प्लस नियोक्ता यानी भारत सरकार का 18.5%, टोटल 28.5% किसकी तिजोरियों में जाएगा? वो कह रहे हैं कि 28.5% आपका 30 साल काटेंगे, आपका 40 साल तक काटेंगे, उसके बदले में आपको शॉर्ट पेंशन स्कीम मात्र देंगे। और वो पैसा जो है किस पूंजीपति की तिजोरी में जाएगा, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा? वो कहते हैं कि इसका जवाब हमारे पास नहीं है। ये आप पैसा, ये जो आपकी जिंदगी भर की कमाई है, ये आपको नहीं मिलेगा। इसके खिलाफ आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम क्यों ना यहाँ पर एकत्रित हो, हम क्यों ना अपना हक मांगे? हमारे पार्लियामेंट में बैठने वाले, राज्यसभा में बैठने वाले, विधानसभाओं में बैठने वाले मेज तक छपाते हैं और 30%, 40%, 50% अपनी तनख्वाहों में और भत्तों में इजाफा करते हैं। लेकिन जब कर्मचारियों की देने की बात आई है तो कितना मिला महंगाई भत्ता? बताइए जरा। शर्म आनी चाहिए इन्हें, नीतिदाताओं को शर्म आनी चाहिए जो विधानसभाओं में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के देश के आम जन के लिए नीति पॉलिसीज बनाते हैं। वो आम जन जो अपने इन हाथों से, ये मजदूर है साहब, ये श्रमिक है, श्रमिक का खून पियोगे। श्रमिक जो है जब अपनी आय पर आ गया, अगर एक मजदूर अपने हाथों से लोहे की शक्ल बदल सकता है, अपने इन हाथों से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकता है, बड़ी बड़ी सड़कें उसार सकता है, तो ध्यान रखिए जिन बिल्डिंगों में आप लोग बैठे हैं वो इन श्रमिकों के हाथों से बनी है। वो कर्मचारी उसमें काम करते हैं। अगर उसकी हक की बात नहीं करोगे तो एक दिन वो भी उखाड़ दिए जाएंगे। हम इस चीज को कदापि इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएससी रेलवे और एनएमओपीएस, हम कभी भी भारत सरकार की उपरोक्त नीतियों के आगे नहीं झुकेंगे। और स्पष्ट रूप में इस मंच से भारत सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन अगर जल्द से जल्द बहाल नहीं की गई तो आने वाली 1 मई को एक संसद घेराव के कोई भी बैरिकेड जो है वो हमें रोक नहीं पाएगा। ये हम चेतावनी देते हैं। पूरे देश से याद है ना 1 अक्टूबर को क्या हुआ था? 1 अक्टूबर 2023 रामलीला मैदान का वो मैदान जिसमें बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपनी रैली करती हैं, उसमें एनएमओपीएस, फ्रंट और इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन ने अपनी रैली की थी। जितनी भीड़ रामलीला मैदान के अंदर थी उससे ज्यादा बात सड़कों पे थी। इस बात को समझना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार कहती है कि हम उन पूंजीपति नीतियों के आगे जो अमेरिका से लेकर भारत जैसे देशों में आती हैं उनसे बाहर नहीं निकल सकते। अगर यूपीएस का मसौदा तैयार हुआ तो भी उसी दायरे में तैयार हुआ। हमारे वित्त मंत्री बड़े ही अच्छे से लहजे में बयान देती हैं। वो कहती हैं कि जो नीति पॉलिसी बनी हुई है उसी खरड़े में रह के यूपीएस तैयार की गई है। हमने जो पूंजीपति हैं उनके हक अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया है, उस नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। बदलाव किया है तो एनपीएस का नाम बदलकर यूपीएस रख दिया है। ये यूपीएस ना ही हमें पहले मंजूर थी ना ही हमें हम मंजूर है। मैं साथियों एक ही बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे माननीय साहब आए हुए हैं, हम इनसे निवेदन करते हैं इस मंच से माध्यम से कि ये रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी है। ये अपनी असीम शक्तियों का जो है उपयोग करके हम जैसे कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस यूपीएस से पीड़ित है, पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, हमारे हक की बात को और बुलंद करें। आप अपने जैसे जो साथी मजदूरों की बात करने वाले, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हो, जो हमारे सामाजिक कारकुन हो, उनके से बात करिए और हमारे हक अधिकारी की बात को आगे बढ़ाइए। साथियों बहुत सारे लोग कहते हैं, हमें भी कहते हैं कि दोनों ये जो फेडरेशनें हैं यही सत्ता पे काबिज रहेंगी, इनके होते हुए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं हो सकती। आप लोग क्या कर सकते हो? ये सवाल बहुत बड़ा है हम लोगों के सामने। अभी दिसंबर में यूनियन मान्यता के चुनाव होके गुजरे। इन चुनावों के अंदर एक बात स्पष्ट और सीधी रूप में सामने आई कि कर्मचारियों को जैसे देश के अंदर धर्म और राजनीति की जो
रही है, किसी को धर्म के नाम पे, किसी को क्षेत्र के नाम पे, किसी को उसके नाम से, किसी को किसी चीज से आपस में बांटा गया। उसी तरीके से हम कर्मचारियों को बांटने की कोशिश की गई। लेकिन मैं सलाम करता हूं उन तमाम जोन के कर्मचारियों को, 4 जोन में, 3 जोन के अंदर इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के नेतृत्व में रेलवे के कर्मचारियों ने दोनों फेडरेशनों का सुपड़ा साफ किया और बाकी के 3 जोन के अंदर उनको आईना दिखाने का काम किया गया। ये आप सबकी एकता की मिसाल है। हमें इस एकता की मिसाल को आगे बढ़ाना होगा। हमें धर्म की, क्षेत्रवाद की, इलाकावाद की, आपसी जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के हमें यह संकल्प करना होगा कि हम एक मजदूर हैं, हम श्रमिक हैं, श्रमिक का काम है, श्रमिक का काम है, मजदूरी कर रहे जो भी लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके हकों अधिकारों की जहां भी आवाज बुलंद हो, एकजुटता के साथ उनके साथ खड़े हो जाए। और दोनों फेडरेशनों की चेतावनी है कि आने वाले समय के अंदर जो 7 जोन में उनका हशर हुआ है, वही हशर पूरी इंडियन रेलवे में होगा अगर उन्होंने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया। मैं सिर्फ 2 नारों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। उससे पहले एक शेर साहब मेरे साथी गुरजिंदर जी ने दिया था अभी कि अब मशहूर बदायूं का एक शेर है कि अब हवाएं ही करेंगी, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिया में जान होगी, जिस दिया में जान होगी, वो दिया रह जाएगा, बाकी सब चले जाएंगे। सो साथियों, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कहां और किस हद तक जाना है। अगर हम मानते हैं कि पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है, इसे लेके रहना है, तो हदों को पार करना होगा। यह बैरिकेड का, इस तरीके के सैकड़ों बैरिकेड आपके सामने हो सकते हैं, लेकिन अगर उससे घबरा गए तो जिंदगी में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम अभी भी गर्व से कहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो ना हो, लेकिन इतिहास कहेगा कि हम लोग गुलाम नहीं रहे, हम लोग बोले, हम लड़े, हम अड़े। इनकलाब जिंदाबाद, यूपीए नहीं चलेगा। साथ ही अपने झंडे जरूर खड़े कर लें, झंडे, और जिसके पास तख्तियां खड़े करें, पते करें कितने के लोगों के पास झंडे में। इनकलाब जिंदाबाद, एनपीएस यूपीए नहीं चलेगा, भारत सरकार हाय हाय, हर जोर जुर्म की टक्कर में इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद साथियों। जैसे कि मैंने कहा था, नाम से ही पहले इनका परिचय दिया था, आपने सुनकर समझ गए होंगे कि भरत जी क्या है। साथियों, अरे जब जब युवा बोला है तब तब सिंहासन डोला है। डोला देंगे सिंहासन को। जंतर मंतर की धरती पर डेमोक्रेटिक प्लेस है। सरकार सिकुड़ते 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 50 फुट में कर दिया है, जबकि कभी वहां से लेकर यहां तक होता है, लेकिन हमारी आवाज जितने सिकोड़ेंगे उतने ही दूर तक पहुंचेगा। इसमें डरना नहीं है साथियों। इसलिए एक नारे के साथ, अरे जब जब युवा बोला है तब तब सिंहासन डोला है, अरे जब जब युवा बोला है, अरे जब जब युवा बोला है। धन्यवाद साथियों। वक्त आने दो, वक्त आने दो, बता दूंगा तुझे आसमां। वक्त आने दो, तुझे बता देंगे आसमां। अभी से क्या बताएं कि हमारे दिल में क्या है। साथियों, अब अगले वक्ता ग्रुप में हमारे रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य माननीय सांसद सुदामा प्रसाद जी को मैं बुलाना चाहूंगा। उससे पहले कि अपनी वक्तव्य रखें, महामंत्री IREF से अनुरोध करूंगा कि कृपया उन्हें शॉल देकर सम्मानित करें और अन्य साथी खड़े होकर इनके सम्मान में तालियों के साथ मंच पे स्वागत करें। सुदामा प्रसाद जी। आइए सुदामा प्रसाद जी साहब, अब आपके साथ कर्मचारी भी हैं, हमारे नेता भी हैं और पुलिस वाले भाई तो पहले से हमारे साथ खड़े हैं। पुलिस हमारे साथ है। इस मंच पर उपस्थित यूनियन के नेता
एक्यू के महासचिव कॉमरेड राजीव डिमरी जी, इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज के महासचिव साथी सरबजीत सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष अमरीक सिंह जी, जुमरीद्दीन जी संगठन सचिव, किशन कुमार जी सहायक सचिव, भरत राज जी सहायक सचिव, मंच संचालक साथी हरिनंदन जी और यहाँ जितने इस कार्यक्रम में उपस्थित साथी हैं, सभी साथियों को CPIML की ओर से, CPIML संसदीय दल की ओर से मैं लाल सलाम करता हूं। साथियों, आप ही जैसे साथियों ने 10 रुपया 20 रुपया चंदा देकर हमें यहां जिताकर भेजा है आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए। इसलिए जब तक शरीर में जान है आपकी लड़ाई वहां लड़ी जाएगी। आपकी भी, देश के जो भिन्न गरीब किसान हैं उनकी भी लड़ाई, जो रिक्शा टमटम टेम्पू ठेला चलाने वाले हैं उनकी भी लड़ाई, जो फुटपाथी दुकानदार हैं, छोटे मझोले व्यवसायी हैं उनकी भी लड़ाई, जिन सहारा के निवेशकों का पैसा 2.5 लाख करोड़ रुपया ये हड़पना चाहते हैं उनकी भी लड़ाई, रेलवे की भी लड़ाई, हर तबके की लड़ाई हम लोग जान की बाजी लगा करके लड़ रहे हैं। न सिर्फ हम दो लोग, कॉमरेड राजा राम सिंह जीत कर आए हैं, संसदीय दल के नेता हैं काराकाट से, और मैं अन्य जो हमारे समकक्षी विचारधारा के सांसद हैं उनका हम लोग समर्थन लेकर के आपकी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जनता के हर तबके पर मोदी सरकार के कॉर्पोरेट नीतियों का कहा जाए कि हमला हो रहा है। जीवन का जो भी क्षेत्र है इस देश में, सब क्षेत्र पर ये कब्जा करना चाहते हैं, अडानी अंबानी का कब्जा दिलवा देना चाहते हैं। वाजपेयी जी, हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कर्मचारियों का पेंशन खा गए, और ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ये रोजगार खा रहे हैं। यहाँ तक कि ये किसानों के हाथ से खेती छीनकर देश के आवाम के भूख का व्यापार करने के लिए ये किसानों की खेती और जमीन पर कॉर्पोरेटों का कब्जा दिलाना चाहते थे, जिसके खिलाफ में किसानों ने 1 साल 13 दिनों तक दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, हरियाणा बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर लोकतांत्रिक तरीके से अनवरत धरना दिया और अपने 750 किसान साथियों की शहादत के बाद उन्हें घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया कि इन कानूनों को वापस करो, इन्हें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अडानी अंबानी को कब्जा दिलाने के लिए लाए गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सितंबर 2021 में कानून बने और मई जून 2021 में ही अडानी अंबानी के गैसेल बन गए भारत के हर राज्य में, अनाज के बड़े बड़े गोदाम बन गए, तो उन्होंने झुकाया। मैं समझता हूं कि हम बिखरे हुए हैं, जिस बिखराव की चर्चा हमारे साथी ने किया। 3 जोन में हमें मान्यता मिली है, हमारे यूनियन की जीत हुई है, लेकिन सरकार जो है, रेलवे विभाग जो है, उसे मान्यता नहीं दे रहा, मान्यता दे रहा है भारतीय मजदूर संघ को, कि इसका 10% वोट है। वोट तो हमारा भी 8% से ज्यादा है, लेकिन हमारी जीत क्या बतला रही है? ये जीत बता रही है कि जो हमारी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को छीनना चाहते हैं हमसे,
वो हमारे बच्चों को गुलाम बनाने के लिए, ठेका पर खटवाने के लिए नीतियां ला रहे हैं, वैसे लोगों के खिलाफ में मजदूर वर्ग, रेलवे कर्मी जो हैं वो समझ गए हैं और उनको चिंता है अपने बाल बच्चों के भविष्य की, या अपने भविष्य की, इसलिए उन्होंने ये बदलाव किया। और ये बदलाव आने वाले दिनों में और ज्यादा नई उपलब्धियां हासिल करेगा। मैं इस बात की संभावना व्यक्त करता हूं, आशा करता हूं आने वाले दिनों में। जीत कर आने के बाद हमने लोकसभा के अंदर रेलवे का सवाल उठाया। रेलवे एक विशाल परिवार की तरह था पहले, जिसे इन लोगों ने टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है। रेलवे का मतलब आज अडानी हो गए हैं। जिस भारतीय रेल को बनाने के लिए हमारे देश के किसानों ने करोड़ों एकड़ जमीन दिया, अरबों खरबों रुपया खर्च हुआ, कितने मजदूर साथी शहीद हुए होंगे रेल की पटरियों को बिछाने के क्रम में। इतनी पुरानी रेल जो है वो मोदी जी के एक हस्ताक्षर से जो है वो अडानी रेल हो गई, अडानी रेल हो गई। लग रहा है कि कोई सनकी राजा इस देश को संविधान से नहीं चला रहा है बल्कि लाठी से हाँक रहा है। ये राजा महाराजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि हम इस देश के राजा हैं, जो चाहेंगे वही होगा। रेलवे हम अडानी को दे देंगे, एयरपोर्ट और बंदरगाह अडानी को दे देंगे, हमारा कोई क्या करेगा। अरे रेल बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, रेल बेचना बंद करो, बंद करो। तेल गैस जो है वो अंबानी का हो जाएगा। यहाँ का जंगल जमीन सब कुछ, कारखाना खदान सब अडानी अंबानी का हो जाएगा। ये देश को हाँक रहे हैं, लेकिन चुनौती मिल रही है। 2024 के पहले क्या कहा था कि हम 400 पार करेंगे। 400 पार इसलिए कि हमें देश के संविधान को बदलना है और मनुस्मृति से देश को चलाना है। लेकिन देश की जनता ने कहा कि ये बाबा साहब का संविधान माई का कोई लॉ जो है खत्म नहीं कर सकता। देश ने झटका दिया और इनको 63 सीटें कम आई। अगर नायडू का बैसाखी नहीं मिला रहता, नीतीश कुमार की बैसाखी नहीं मिली रहती, तो ये मुंह के बल गिर गए थे, इनका सत्यानाश होने वाला था। लेकिन कहावत है कि रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं जा रहा है। रस्सी जल गई है तो जो रस्सी जल जाती है वो उसका ऐंठन भी जाता है। सवाल है कि उसको मसलने के लिए मजबूत तो है, एकता की जरूरत है। एकता की जरूरत गुस्सा है, जैसे लग रहा है कि देश का बजट जो है वो अडानी अंबानी के लिए तैयार हो रहा है। 50,65,345 करोड़ का बजट 25-26 का बजट किस लिए? अडानी अंबानी के लिए। ये बजट का पैसा कौन देता है? आम लोग देते हैं अपने टैक्स से, और ये पैसा जो है ये अडानी अंबानी को देते हैं कर्ज के रूप में और फिर उसे माफ कर देते हैं। बजट का पैसा तो वहां जा रहा है। जाकर देखिए, हम लोग जिस राज्य से आते हैं भयानक लूट मची है, डबल इंजन की वहां सरकार चल रही है। चले जाइए किसी ब्लॉक में 25,000 रुपया दीजिएगा तो इंदिरा आवास बनेगा, ठीक ना? 50,000 रुपया दीजिएगा तो दाखिल खारिज होगा। 5 किलो अनाज का चर्चा ये खूब बाहबाही लुट रहे हैं, 5 किलो की जगह 4 किलो मिल रहा है। कहीं कोई नियंत्रण नहीं, कोई गांव में इनके खिलाफ में गुस्सा है। तो मैं फिर लौटता हूं कि ये देश रेलवे परिवार जो है उसमें कुली भी है, उसमें रेल कर्मी भी है, और उसमें जो रेलों में मूंगफली भेजते हैं, चनाचोर गरम भेजते हैं, सब है। लेकिन सबके मुंह से रोटी छीन रहे हैं। ये भेड़ बकरी की तरह जो है रेलवे में लोग यात्रा कर रहे हैं। शौचालय में भी बैठने की जगह नहीं मिलती है। 6 महीने का जो है वेटिंग चल रहा है। क्या तमाशा चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? 6 महीने का वेटिंग। लेकिन किसी ब्रोकर को पकड़िए, दलाल को पकड़िए, सेम डेट में सेम ट्रेन में वो आपको कंफर्म करा देगा।
उसका कहां से कंफर्म हो जाता है भाई? ट्रेन के अंदर जाइए, आपको कई सीटें खाली मिलेंगी। तो ये धंधा चल रहा है, धंधा को रोकना होगा, इस धंधा को रोकना होगा। और हमसे जो पुराना पेंशन स्कीम जो है उसको बहाल करने के लिए जो लड़ाई चल रही है, मैं समझता हूं कि ये लड़ाई चल रही है, आप ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वैसे लोग भी लड़ रहे हैं जो प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करते थे, रिटायर हो गए। किसी का आए थे 8 प्रांतों के आए थे वैसे रिटायर्ड लोग मिलने के लिए कि हमारा सवाल उठाइए। उनका भविष्य निधि जो है 2.5 लाख रुपया जमा है, 3 लाख जमा है, अब पेंशन मिलता है उनको 1200 1300। ये क्या चल रहा है भाई? आपके मन में जो आएगा जो कीजिएगा। कल गए आप विधायक लगा करके ये कानून बना दीजिएगा कि जितना तंदुरुस्त लोग हैं शरीर से जो है हम 3 महीना पर मैंने कहा जाए कि 1 यूनिट जो है खून निकालेंगे और 2 टाइम खाना नहीं खाना है, 1 टाइम खाना खाना है। तो भाई एक विधेयक लाइए कि जिसके घर में जो भी ओड़िया डलिया है, गहना गुड़िया है, चावल दाल है, गाय भैंस है, सबको लाद करके ट्रक पर अडानी अंबानी के यहां भिजवा दीजिए। क्या नारा दिए थे? अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, आ गए अच्छे दिन आने वाले हैं। हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया, देश के नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अभी एक सरकारी सांसद ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने 22 लाख रोजगार दिया, 1% रोजगार दिया, 1% रोजगार इनको देना था 22 करोड़ 11 साल में, रोजगार दिया 22 लाख, और 29 करोड़ रोजगार ये लोग खा गए। दे रहे वो गिनवा रहे कि 22 लाख रोजगार दिया, 29 करोड़ जो रोजगार खा गए उसका कोई हिसाब नहीं। तो खैर हम लोग तो यही जानते हैं भाई कि रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, अब मुंह में डंडा डाली के जो चाहे सुले। कि कुम्हार भाई अगर चाक पर मिट्टी का ढूंढ रखकर गोबर रखकर के प्रार्थना करें कि हे चाक देवता हमको 2-4 ठो पटुकी दे दो छोटा घड़ा, तो चाक तक से मत नहीं होगा। पटुकी कौन कहे? दिवाली के लिए एक दिया नहीं देगा, दियरी नहीं देगा, लेकिन कुम्हार चाक के मुंह में डंडा लगाकर तेजी से घुमाते हैं, उसके फफेली में हाथ लगाते हैं गर्दन में, तो बड़ा बड़ा घड़ा देता है। ये इस देश के किसानों ने साबित किया, पंजाब के, हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के किसानों ने साबित किया कि ये राजा महाराजाओं का देश नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है और उन्हीं के संविधान से चलेगा। राजा महाराजा कहाँ गए कोई ठीक नहीं है, कहाँ चले गए कोई ठीक नहीं है, और आपको भी इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। सड़कों की लड़ाई मुख्य लड़ाई है, ये याद रखिएगा। संसद ने पास किया था कृषि कानूनों को, लोकसभा ने, राज्यसभा का टीवी बंद करके जबरदस्ती में थपथपा करके इन्हों पास किया। लोकसभा से पास कानून को किसानों ने सड़कों पर खारिज किया, ये इस बात का उदाहरण है। ये रहीम कभी के इस दोहे का अर्थ है जो हमने कहा कि रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे और मुंह में डंडा डाली के जो चाहे सुले, ये साबित किया किसानों ने। उसी तरह से हमारे देश के रेलवे कर्मी भी कमर कसे तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और सड़कों पर ही ये लड़ाई जीती जाएगी और इनको झुकना होगा। इसी आशा भरोसा के साथ ही कि आने वाले दिनों में हम ओल्ड पेंशन स्कीम योजना जो लागू करने की लड़ाई को जरूर जीतेंगे। आज हम लोग हमारे आवास पर जो है वहां मिला है 25 मीना बाग, वहां देश का जो राष्ट्रीय किसान आंदोलन हुआ, सभी संगठनों के किसान नेताओं को आज हम लोगों ने बुलाया है वहां सम्मानित करने के लिए। उन्हीं के बीच से मैं आपके बीच में आया हूं और फिर वहीं जा रहा हूं। सभी साथियों को लाल सलाम।